पूना समझौता 1932। अंग्रेजों ने भारत की संवैधानिक समस्या का समाधान करने के लिए कुल 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया था, लेकिन इनका कोई प्रभावी परिणाम सामने नहीं आ सका था। इसी बीच दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद 16 अगस्त 1932 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने भारतीय मताधिकार समिति की सिफारिश के आधार पर सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी। सांप्रदायिक पंचायत के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की। इस पंचायत के माध्यम से भारत के विभिन्न वर्गों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान कर दिया गया था। इस सांप्रदायिक पंचायत में अन्य अनेक प्रावधानों के साथ यह प्रावधान भी किया गया था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की जाएगी। दलित नेता भीमराव अंबेडकर इस व्यवस्था का पुरजोर समर्थन कर रहे थे। अंबेडकर के प्रयास से सांप्रदायिक पंचायत में ये प्रावधान किया गया था कि दलितों को हिंदुओं से अलग एक अन्य वर्ग माना जाना चाहिए और उसके अनुसार उन्हें पृथक निर्वाचन मंडल व आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। अंबेडकर की इस राय को सांप्रदायिक पंचायत में स्वीकार कर लिया गया था। कांग्रेस सहित महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की इस चाल को विशुद्ध रूप से फूट डालो और राज करो की नीति के विस्तार के रूप में देखा और इसका तीखा विरोध किया। अंग्रेजों के इस कदम के विरोध में गांधी जी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन आरंभ कर दिया। मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, जयकर, तेज बहादुर सप्राव, घनश्याम दास बिरला इत्यादि नेताओं के प्रयासों से 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और दलित नेता अंबेडकर के बीच एक समझौता हस्ताक्षर हुआ था। इस समझौते को इतिहास में पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के बाद गांधी जी ने अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया था। पूना समझौते के प्रमुख बिंदु। इस समझौते पर महात्मा गांधी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि महात्मा गांधी की तरफ से इस समझौते पर पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जबकि दूसरी ओर से समझौते पर भीमराव अंबेडकर ने ही हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग का परित्याग कर दिया था और उन्हें विधानमंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थानों की सुरक्षा प्रदान की गई थी। सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए केवल 71 सीटें निर्धारित की गई थी, जबकि पूना समझौते के अंतर्गत प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए 147 सीटें आवंटित की गई थी। इस समझौते के तहत विभिन्न प्रांतों में दलितों के लिए सीटें सुरक्षित कर दी गई थी। इनके अंतर्गत दलितों के लिए बंगाल में 30 सीटें, मद्रास में भी 30 सीटें, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में 20-20 सीटें, बिहार और उड़ीसा में 18 सीटें, मुंबई और सिंध में 15 सीटें, पंजाब में 8 सीटें और असम में 7 सीटें सुरक्षित की गई थी। पूना समझौते के अंतर्गत भीमराव अंबेडकर से यह वादा भी किया गया था कि गैर मुस्लिम क्षेत्रों के लिए आवंटित की गई सीटों में से कुछ सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। दलित वर्ग के लोगों को विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं में और अनेक स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था भी इस समझौते के अंतर्गत की गई थी। इस समझौते के तहत केंद्रीय विधान मंडल में दलित वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था को अपनाया गया था। केंद्रीय विधान मंडल के संदर्भ में इस समझौते के अंतर्गत ये भी स्वीकार कर लिया गया था कि ब्रिटिश भारत के संदर्भ में सामान्य निर्वाचक वर्ग के लिए निर्धारित की गई कुल सीटों का 18% हिस्सा दलित वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित रहेगा। भीमराव अंबेडकर ने इस समझौते के तहत दलित वर्ग के लोगों के लिए संयुक्त निर्वाचन के प्रावधान को स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि दलित वर्ग के लोगों को प्रशासनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। इस समझौते के अंतर्गत ये भी निर्धारित किया गया था कि वंचित वर्गों के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधान मंडलों में मताधिकार का निर्धारण भारतीय मताधिकार समिति लोथियन समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को स्थानीय निकाय के किसी भी चुनाव में हिस्सा लेने से या किसी लोक सेवा में नियुक्त होने से सिर्फ इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकेगा कि वह व्यक्ति दलित वर्ग से संबंधित है। पूना समझौते का प्रभाव।
पूना समझौते ने हिंदू समाज की पूर्ववर्ती व्यवस्था को पुनः स्थापित कर दिया था और दलितों की समस्या में कोई प्रभावी सुधार नहीं हो सका था। इस समझौते के माध्यम से दलित वर्ग के लोग ताकतवर हिंदू जातियों के लिए एक राजनीतिक हथियार बनकर रह गए थे और हिंदू जातियां ऐसे दलित व्यक्तियों को ही अपने एजेंट के तौर पर प्रस्तुत करती थी, जो उनका आधिपत्य स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते थे। पूना समझौते ने दलितों को हिंदुओं से अलग एक पृथक जाति के रूप में स्थापित होने से रोक दिया था। इसके परिणाम स्वरूप दलित जातियां पुनः हिंदू समाज के अंतर्गत शोषण झेलने के लिए विवश हो गई थी। भारत एक तरफ अपने सामाजिक सुधार आंदोलनों के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श पर चलने की बात कर रहा था, लेकिन पूना समझौते के माध्यम से इन सिद्धांतों की ओर भारत की प्रगति बाधित हो गई थी। पूना समझौता ने दलितों को राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और वैचारिक दृष्टि से अधिक कमजोर किया और उन्हें ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था का शिकार होने के लिए छोड़ दिया। अतः पूना समझौते के माध्यम से दलितों के उत्थान का नहीं, बल्कि पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ था। इसके तहत अपनाई गई संयुक्त निर्वाचन प्रणाली ने भी दलितों की भलाई नहीं की। इस संदर्भ में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की कार्यकारी समिति ने स्पष्ट किया था कि अब तक हुए चुनावों के अनुभव इस बात को इंगित करते हैं कि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली ने दलितों के सशक्तिकरण को बढ़ावा नहीं दिया है और अभी भी वे बहुसंख्यक हिंदू जाति के लोगों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। इस प्रकार पूना समझौता भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके विश्लेषणात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि पूना समझौता सफलता और विफलता दोनों को एक साथ लिए हुए चलता है। पूना समझौते को सफल इस अर्थ में कहा जा सकता है कि इसने अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के माध्यम से भारतीय समाज को विभाजित होने से बचा लिया, जबकि यह असफल इस अर्थ में प्रतीत होता है कि ये दलितों की स्थिति में पर्याप्त मात्रा में उत्थान नहीं कर पाया। इसी के साथ ही दलितों को 2 वोट का अधिकार मिला, यानी एक वोट के जरिए वोट उन्हें अपना प्रतिनिधि और दूसरे मत के जरिए सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार मिला था। इसे दलितों के अधिकारों की बड़ी जीत बताया गया था, लेकिन इसी बात पर महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच विरोधाभास था। हिंदू समाज के बिखरने का खतरा। दलितों को यह अधिकार मिलने से महात्मा गांधी खफा थे। उनका कहना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र और उन्हें 2 मतों का अधिकार देने से हिंदू समाज बिखर जाएगा, बंट जाएगा। इस रोकने के लिए बापू ने ब्रिटिश सरकार को कई पत्र लिखे, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अंततः उन्होंने अनशन करने का फैसला लिया। वह पुणे की यरवदा जेल में अनशन पर बैठे और अपनी बात पर अड़े रहे। जब अंबेडकर के खिलाफ बढ़ने लगी लोगों में नाराजगी, अनशन के जरिए महात्मा गांधी ने साफ तौर पर अपना विरोध जता दिया था, लेकिन अंबेडकर का कहना था, इससे दलितों का उत्थान होगा। यह उनके अधिकार और विकास की दिशा में बड़ा फैसला साबित होगा। महात्मा गांधी ने 18 अगस्त को तत्कालीन ब्रिटिश पीएम रेमजे मैकडॉनल्ड को पत्र लिखकर विरोध जताया। उन्होंने लिखा, अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर मैं इस फैसले का विरोध कर रहा हूँ। मैं इस अलगाव के खिलाफ हूँ। ब्रिटिश सरकार से इस पर रोक लगाने की बात कही, लेकिन रोक नहीं लगी। उन्होंने 9 सितंबर को दोबारा पत्र लिखकर अपनी बात कही, लेकिन अंग्रेजों ने साफ तौर इस पर रोक लगाने से मना कर दिया। वहीं अंबेडकर कहना था कि महात्मा गांधी के लिए वो एक जायज मांग पर रोक नहीं लगने देंगे, वो अपने रुख पर कायम रहेंगे, लेकिन जेल में लगातार अनशन के कारण गांधी जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। लोगों में संदेश गया कि इसकी वजह अंबेडकर हैं। नतीजा, देश के लोगों में अंबेडकर के लिए नाराजगी और गुस्सा बढ़ने लगा। अंततः अंबेडकर को कदम पीछे लेने पड़े। जब अंबेडकर पहुंचे जेल, ब्रिटेनिका के मुताबिक हालात को संभालने के लिए 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर पुणे की यरवदा जेल पहुंचे और गांधी जी का अनशन खत्म कराया। यही दोनों के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा गया। इस समझौते के मुताबिक दलितों को मिला अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म कर दिया गया। हालांकि इसकी भरपाई दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर की गई। इसके अलावा दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की बात भी कही गई।
जय भीम नमो बुद्धाया। साथियों, इसी प्रकार की बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर शायरी या मोटिवेशन स्टेटस के लिए अभिजीत सिंह अंबेडकर टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।